नमस्कार। पूछते हैं लोग जिंदगी में क्या किया है मैंने, मैं बहुत खुश हूं जिंदगी से, मां को हर पल जिया है मैंने। नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खामागणी, मैं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार। मां को समर्पित इन पंक्तियों से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने किसी विशेष कारण से की है, क्योंकि आज इस मुलाकात में हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो न सिर्फ कवि हैं, एक साहित्यकार हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं, एक लेखक और कवि के साथ में एक पेंटर भी हैं। इस तरह से बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। समय है कि आपको परिचित कराएं आज के हमारे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान से। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार दोहदावत। आप पेशे से एक मेडिकल प्रोफेशनल से जुड़े हुए हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और वर्तमान में केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। डॉक्टर दोहदावत, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में। बहुत बहुत नमस्कार। हम आपको बता दें कि राजस्थान स्वास्थ्य सेवा में आप कार्यरत रहे और राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सेवा में उदयपुर, जयपुर और बीकानेर मेडिकल कॉलेज में आप पदस्थापित रहे। 1990 में आप IRSMS में चयन हुआ आपका और उसके बाद 1993 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद केरल सरकार और भारत सरकार के बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर आपने सेवाएं दी हैं। पणजी, गोवा, मुंबई, जयपुर और उदयपुर में आपकी पेंटिंग प्रदर्शनी प्रदर्शित हो चुकी हैं और इस तरह हमारे सामने मौका रहेगा कि आपसे पेंटिंग और इनके साहित्य के बारे में बहुत सी बात करें। सर, आपसे आपकी इन विभिन्न विधाओं का हमने जिक्र किया, इनके बारे में कुछ बात करने से पहले बात करना चाहेंगे आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और आपकी आरंभिक शिक्षा की, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा जन्म अभी पूर्व अजमेर जिला और अभी जो ब्यावर जिला हो गया, तो उसकी दुर्गावास पंचायत की खेड़ा देवनारायण ग्राम का है जी। और प्रारंभिक शिक्षा अजमेर जिले के रामसर ग्राम जो कि नसीराबाद के पास है वहाँ, और उसके बाद मसूदा गांव जो कि अब ब्यावर जिले में आ गया है वहाँ हुई। और उसके पश्चात मैं ब्यावर जो SD गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ से फर्स्ट ईयर करने के बाद, क्योंकि उस समय सिर्फ 11वीं होती थी स्कूल में, तो फर्स्ट ईयर करने के बाद फिर अजमेर मेडिकल कॉलेज से MBBS किया जी। तो ये मेरा सर, आपके जो भी आपने परिचय बताया, जो भी आपने जिन स्थानों का आपने जिक्र किया, उसमें अजमेर को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी जगह जो है वो हम कस्बे या ग्रामीण परिवेश के ग्रामीण तो इन ग्रामीण परिवेश में अपनी शिक्षा और आरंभिक जीवन बिताने के बाद प्रशासनिक सेवाओं की तरफ रुझान आपका कब हुआ? कौन सा वो पल था जो जिसने आपको प्रेरित किया कि आप प्रशासनिक सेवाओं में अप्लाई करें और उसके बाद में आपको मौका मिला? शायद गांव में रहे, गांव में पढ़े, तो वहाँ पर और थोड़ा जो शिक्षा या स्कूल में हमेशा थोड़ा जो अचीवमेंट था वो ठीक रहा, प्राइमरी स्कूल में भी, मिडिल में भी, सेकेंडरी में। तो उस समय मिडिल स्कूल से ही थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि कुछ करना चाहिए जो कि थोड़ा अलग हटके हो। तो उसमें MBBS या डॉक्टर बनने का भी एक ध्येय था, फिर बीच में था कि प्रशासनिक सेवाओं में भी प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह डॉक्टरी और प्रशासनिक सेवाओं उन दोनों की ओर कदम बढ़ाए और ऊपर वाले की मेहरबानी से, कृपा से दोनों जगह सफलता प्राप्त हुई जी। जो दोनों प्रोफेशन आपने बताया कि पहले तो MBBS के बाद में आपने मेडिकल प्रोफेशन को चुना और उसके बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ आपके कदम बढ़े। ये दोनों ही प्रोफेशन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा समय मांगते हैं जी। इन दोनों प्रोफेशन के साथ में साहित्य की तरफ रुझान आपका किस तरह से हुआ? वो कौन सा एक लम्हा था जिसमें कि आपको साहित्य सृजन की तरफ आपकी प्रवृत्ति उन्मुख हुई? साहित्य सृजन भी शायद चूँकि हम गांव में पढ़ते थे, तो गांव में जो चिकित्सक थे उनका, जैसे मुझे अभी याद आता है कि कक्षा 6 में पहली बार लोकमान्य तिलक साहब की जो जयंती आती है वो शायद जुलाई माह में आ जाती है। तो हम 5वीं से 6वीं में आए, तो जब विद्यालय में, उस विद्यालय जो उस ग्रामीण विद्यालय था रामसर, लेकिन वहाँ ये चलन था कि वहाँ पे हर जयंती को विद्यालय में आफ्टरनून सेशन में उसको सेलिब्रेट किया जाता था। बच्चों को उस पर कुछ बोलने का, या शिक्षकगण उस पर बोलते थे कि कुछ बोलें। तो उस दिन वहाँ के प्रधानाचार्य महोदय ने ये तय किया कि भाई कक्षा 5 में किसके सर्वाधिक अंक है जी, वो छात्र अपना हाथ खड़ा करे। तो फिर उसमें जैसे कुछ उसमें चयन किया गया, उसमें माना गया कि मेरे सर्वाधिक अंक आए। तो
प्रधानाचार्य महोदय ने किया कि ये बालक आज के इस जो सेलिब्रेशन का जो समारोह है उसकी अध्यक्षता ये करेंगे। अच्छा, बहुत तो बढ़िया। वहाँ से फिर बाद में कुछ शिक्षक ने प्रोत्साहित किया, भाई तुम्हें सामान्य ज्ञान है उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पुस्तक, वो शिक्षक गण है वो अपने हिसाब से कहीं अजमेर से पुस्तक ला के देते थे। और वहाँ का वाचनालय स्कूल का जो था वो भी अच्छा था, वहाँ पर एक पीरियड वाचनालय का उस समय होता था जी। छात्रों को वाचनालय में बैठने के लिए प्रेरित करते थे। विद्यालय के बरामदे में जो समाचार पत्र हैं वो रखे जाते थे, उपलब्ध होते थे ताकि हाँ, उसको पढ़ा जा सके। जी, किसी बंद कमरे में या बंद जो पुस्तकालय में नहीं होकर बरामदे में रखे जाते। तो इस तरह से धीरे धीरे थोड़ा सामान्य ज्ञान और जनरल अवेयरनेस और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तरफ थोड़ा रुझान शुरू हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं हम आभारी रहेंगे उन शिक्षकों के जिन्होंने स्कूली समय में भी आपकी प्रतिभा को पहचाना और कहीं ना कहीं एक शिशु, एक स्टूडेंट के साथ में आगे आने वाले एक साहित्य सर्जक की शुरुआत हुई। सर, किस तरह के साहित्य की सर्जना करते हैं? आपके कौन सी विधा में आपने प्रयास किया? अच्छा, उस समय ये था कि जो विद्यालय में भित्ति पत्रिका होती थी जी, तो चाहे विद्यालय स्तर की हो या महाविद्यालय स्तर की हो, वहाँ पर भी कुछ न कुछ चाहे लेख लिख के दें या कहीं से अखबार से थोड़ा अच्छा लेख लिखकर, जिससे कि नीचे हम लिखते थे साभार फला फला पत्र या पत्रिका से, या कोई कविता हमारी छोटी मोटी होती थी वो हम लिख के देते थे, या कोई अच्छी कविता। तो शिक्षक या हमारे जो वरिष्ठ जो विद्यार्थी थे वो भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करते थे जी कि भाई आप कुछ लिख कर दीजिए जिसे कि हम विद्यालय की भित्ति पत्रिका पर लगाएं। और जहाँ तक लेखन की बात है तो लेखन तो छोटा मोटा कुछ भी जो दिमाग में आता था वो लिख लेते थे जी। कभी कभी छोटे छोटे निबंध भी लिखते थे, किसी मतलब जिसमें कि थोड़ा अच्छे शब्दों का चयन हो, अच्छी शैली में लिखने का प्रयास हो। अदरवाइज तो छोटी छोटी जो कविताएं हैं वो लिखने का प्रयास करते थे जी। कहते हैं कि किसी लेखक का असली परिचय होता है उसकी लेखनी, उनके वो शब्द जो अपने विचारों के माध्यम से वो लेखनी पर उतरते हैं और हमारे सामने पुस्तक के रूप में आते हैं। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर दोरावत साहब की एक पुस्तक काव्य संग्रह माँ को समर्पित आया है और स्वाभाविक है कि जब माँ को समर्पित ये काव्य संग्रह है तो उसमें माँ के बारे में बहुत से मुक्तक, बहुत से छंद, बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उस काव्य संग्रह के बारे में बात करें, कुछ पंक्तियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक कोने में गुजर जाएगा बुढ़ापा, एक कोने में गुजर जाएगा बुढ़ापा, बच्चों को कितना भरम हो जाता है, बूढ़े माँ बाप होते हैं, बच्चों को दिखना कम हो जाता है। बहुत सुंदर दोरावत साहब, आपकी कविताओं से उद्धृत करके हमने ये पंक्तियां पढ़ी। माँ काव्य संग्रह के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। माँ को वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में माँ का एक बहुत विशेष स्थान होता है, क्योंकि माता और ईश्वर के बाद में अगर हम किसी को दर्जा देते हैं तो अपने माँ और पिता को देते हैं। लेकिन आपको ये माँ के बारे में काव्य संग्रह लिखने की प्रेरणा किस तरह से मिली और इस काव्य संग्रह के बारे में कुछ बताइए। ये जो मेरा लघु कविता संग्रह है जी, इसमें तकरीबन 84 छोटी छोटी लघु कविताएं हैं जी, जिनको मैंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी अनुवाद भी इसी पुस्तक में दिया है जी। और जहाँ तक ये संग्रह की बात है, ये कविताएं मुख्यतः मैंने 2016 में लिखी हैं, कुछ 2015 की हैं और कुछ बाद के वर्षों की हैं जी। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरा कुछ न कुछ लिखने की आदत है, जैसे पर्यावरण, समुद्र, नदी, मरुस्थल, देश, गांव और दूसरे समसामयिक विषयों पर भी मैं लिखता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा, जो कि बहुत ही कम शब्दों में होते हैं, 20 शब्द, 30 शब्द, 40, हद से हद 50 शब्द। तो इस तरह की मेरी खूब सारी रचनाएं हो गई थी और मैंने एक आध कुछ रचनाएं इधर उधर शेयर की अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो मेरे वरिष्ठ अधिकारी या वरिष्ठ सहयोगी या कुछ जो साहित्यकार मित्र थे उन्होंने कहा नहीं, आपकी रचनाएं काफ़ी अच्छी है, आपको पुस्तक के रूप में इनको प्रकाशित करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं सरकारी सेवा में हूँ तो किस प्रकार की रचनाओं की पुस्तक में लाऊं। तो मैंने सोचा कि माँ एक ऐसा विषय हो सकता है जिस पर कि किसी को ऐतराज भी नहीं होगा और सभी उसका स्वागत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो तकरीबन 140-50 के करीब छोटी छोटी लघु कविताएं हो गई थी। तो उनमें से 84 को मैंने छांट कर या उनमें से निकाल कर 84 कविताओं का ये पुस्तक का रूप दिया है, तो जिसे कि आप वो काव्य संग्रह जी। वैसे तो हम अक्सर जब भी घर परिवार की बात होती है तो हम माँ का दर्जा हमारे लिए बहुत विशेष होता है और हम माँ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हर व्यक्ति कहता है। लेकिन आपके
जो ये माँ के ऊपर ये काव्य संग्रह, आपने लघु काव्य संग्रह आपका रहा, इसमें आपकी अपनी माताजी से आपके रिश्ते का क्या रोल रहा, किस तरह से आपकी माताजी के साथ आपकी बॉन्डिंग इसकी प्रेरणा स्रोत रही? जैसा कि सभी कहते हैं कि माँ अतुलनीय है जी और माँ हर बच्चे के लिए सुंदरतम रचना माँ है जी। तो ये माँ के ऊपर जो इसमें इस पुस्तक में जो माँ है वो इसमें न सिर्फ मेरी माँ है, मेरे पास पड़ोस परिवेश की माँ भी इसमें है। जो माताएं मैंने मेरी यात्रा या प्रवास के समय कहीं पर किसी माता को देखा तो वह माता इसमें है। तो कुल मिलाकर इस पुस्तक में सभी व्यक्तियों की माँ है जी। ये मैं संक्षेप में कहना चाहूँगा। एक और पंक्ति जो इस माँ काव्य संग्रह से हम उद्धृत करना चाहेंगे, वो दुआओं का टीका, वो दुआओं का टीका 2 घूंट मीठा दही, वो दुआओं का टीका 2 घूंट मीठा दही, हर इम्तिहान में आज तक काम आ रहा वही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहीं माँ का आशीर्वाद कहीं ना कहीं जीवन पर्यंत बच्चे के साथ में रहता है, और चाहे वो बच्चा कितना भी उन्नति कर जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन माँ का वो आशीर्वाद उनके साथ में रहता है। एक जो विशेष बात जो इस काव्य संग्रह में के कुछ कविताओं में हमें देखने में आई, क्योंकि हम माँ के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हर कवि अपने अपने तरीके से करता है, लेकिन माँ की अपने बच्चों से क्या अपेक्षा होती है, पेरेंट्स की क्या अपेक्षा होती है, कहीं ना कहीं आपने इसको भी उजागर किया है। क्या कहना चाहेंगे? अपेक्षाएं भी हैं, कहीं इसमें उनका आशीर्वाद भी है जी, और इसमें हर तरह के भाव इसमें हैं। जैसे आपने पहले मुझसे पूछा था कि आप इस संग्रह से आप अपने आप को कैसे मतलब वो जोड़ कर कहना चाह रहे हैं। तो इसमें कुछ पंक्तियां हैं, तो उन छोटी छोटी 4 पंक्तियां भी नहीं है, कुछ शब्द हैं, तो उसके आधे शब्द ही जी कुछ 3-4 माह पूर्व पहली बार मेरी माँ ने जी सुने थे जी। तो उनके जो आधे शब्दों को सुनते ही उनके मुंह से निकल गया कि अरे ये तो तूने मेरे पे लिख दिया। तो ये जो 52-53 या 50 साल पुरानी जो बात को तुरंत ही विदाउट एनी बैकग्राउंड या उस परिचय के जिसको रिकॉग्नाइज कर पाई, तो उनकी उस प्रतिक्रिया को मैं समझता हूँ कि वो इस पुस्तक का सबसे सुंदर समर्थन या सबसे सुंदर एक एंडोर्समेंट मैं उसको कहूँगा। और वो लाइनें इस प्रकार है कि सीमेंट की फर्श पर चौक से, सीमेंट की फर्श पर चौक से हम लिखते साथ साथ थे, मेरे कांपते हाथों को थामते थे वो माँ के हाथ थे। बहुत बहुत खूब। हाँ, तो इसमें जो ये पंक्ति है कि सीमेंट की फर्श पर चौक से हम लिखते साथ साथ थे, उन्होंने इतना ही सुना था जी, और इतना सुनते ही उन्होंने कह दिया कि अरे ये तो आपने मुझ पे लिख दिया। बहुत सुंदर। और उम्मीद करते हैं कि जो भावनाएं आपने एक हर बेटे के अपने माँ के प्रति होती हैं, और आपने कहा कि आपने सिर्फ अपनी माँ को नहीं बल्कि सभी की माताओं को सामने रख करके इन कविताओं का शायद मैंने रखा नहीं, लेकिन अब लगता है कि सभी की माँ है, क्योंकि मैंने जब लिखा तब ऐसा कोई मेरे, क्योंकि ये अलग अलग ये 2016 में शायद उसका 3-4 महीनों के ऊपर अलग अलग दिनों में लिखी गई ये कविताएं हैं जी। तो लेकिन अब उनको जब संग्रहित किया तो इसकी एक ऐसी एक सुंदर धारा या धार बन गई है, एक कंटिन्यूटी बन गई है। तो इसकी जो 84 कविताएं वो अपने आप में स्वतंत्र रूप से भी काफ़ी मायने रखती हैं, और उनको यदि हम साथ पढ़ते हैं तब भी एक कंटिन्यूटी में काफी मायने। और एक बात हम आपको और भी बताना चाहेंगे कि डॉक्टर दुधावत ने जो माँ काव्य संग्रह लिखा है उसमें न केवल माँ के बारे में अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज के ऊपर एक कटाक्ष भी किया गया है। 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहेंगे उनकी पुस्तक से उद्धृत करके। माँ बोली अब बेटे से बात नहीं होती, माँ बोली अब बेटे से बात नहीं होती, समझ में आया क्यों गंगा साफ नहीं होती। क्या बात है, आपने ये एक तरीके से कटाक्ष कर दिया समाज के ऊपर कि कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं। तो क्या भाव रहा होगा इसके पीछे, ये लिखने के पीछे? ये आई थिंक जो माहौल है शायद उसको देखकर उस दिन मेरा जो मनोभाव रहा होगा उसको देखकर लिखी होगी जी। तो ये है कोई और इसमें इसी प्रकार से जैसे माँ को देखते हुए, माँ के साथ साथ जैसे आज के परिवार में जो दादा दादी और पोते पोती या ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन, जैसे अब पेरेंट्स और चिल्ड्रन या माता पिता और बच्चों का संबंध तो काफ़ी हद तक देखा जाता है। हम उन दोनों को साथ साथ बाजार, मॉल, सिनेमा थिएटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल सब जगह देख सकते हैं। लेकिन जो दादा दादी और पोता पोती का जो पहले संबंध होता था वो शायद अब उतना
उनकी जो उपस्थिति एक साथ कम दर्ज होती है। जी। उनके जो संबंध है थोड़े फॉर्मल तरीके, कुछ आधा घंटा 1 घंटा इस तरह के हो गए हैं, सीमित हो गए, कैसे हो गए, लेकिन डॉक्टर थोड़ी देर तो उस पे भी कहना चाहेंगे कि हमारी जो परंपरा है, हमारी जो पारिवारिक परंपरा है, उसमें हमेशा से एक पंक्ति कही जाती है, बड़ी अच्छी लगती है कि मूल से ब्याज प्यारा होता है। यानी कि कहीं ना कहीं दादा पोतों को अपने पोतों से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। उनके बारे में क्या लिखा तो है? इस पे एक कविता है, ये शायद आप और हर आम आदमी जिसने कि साहित्य को थोड़ा बहुत पढ़ा है, वो साहित्य को या अपनी जो प्राइमरी स्कूल की जो किताबों में जो हिंदी की जो चैप्टर्स है उनको यदि ढंग से पढ़ा है तो उनको याद आ जाएगा। ये वो इस प्रकार है कि ये मेला दुनिया का सभी के लिए एक सा नहीं होता, ये मेला दुनिया का सभी के लिए एक सा नहीं होता, हर दादी की किस्मत में पोता हामिद सा नहीं होता। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर दादी की किस्मत में पोता हामिद सा नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि ये कविता किस कहानी का सारांश है। जी जी जी, बिल्कुल मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का में एक पात्र है, जिसकी उस कहानी में 2 ही पात्र होते हैं, मुख्य पात्र, एक दादी और एक पोता। जी। सर, साहित्य सृजन की जब बात चल रही है तो एक साहित्य के बारे में एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक विरोधाभास देखने में आता है। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि समाज को सही राह पर चलाने के लिए साहित्य आवश्यक होता है और साहित्य को समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए, और दूसरी तरफ यह भी बात कही जाती है कि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। समाज में जो कुछ हो रहा है वही कहीं ना कहीं साहित्य में परिलक्षित होता है। दोनों में से क्या चीज सही है? समाज को अलग धारा में चलकर, साहित्य को अलग धारा में चलकर समाज का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए या समाज की धारा में ढल जाना चाहिए? आई थिंक इसमें मैं आपके जो शब्द दोनों जो बिंदु रखे हैं बिल्कुल सही है, उनको मैं मेरे हिसाब से प्रस्तुत करना चाहूँगा कि साहित्य एक सही दर्पण के रूप में समाज की वस्तु स्थिति यदि प्रस्तुत करे तो समाज को निसंदेह एक सही दिशा मिलेगी, क्योंकि हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे तो जो इंसान होता है उसके दिमाग में जब हम कुछ भी गलत कार्य करते हैं जी, गलत कार्य करने के पश्चात हम कोई सा ही धर्म तीर्थ स्थल होके आ जाएं या कोई सा भी धर्म कार्य कर लें, लेकिन हमारे मन के पीछे जरूर रहता है कि हमने कुछ गलत काम किया है। हाँ हाँ। तो यदि साहित्य भी उस एक साफ दर्पण के तौर पे सही स्थिति दिखा दे तो ज़रूर हमारे मन में आएगा। हम जब उसको पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि हम सही रास्ते, समाज को लगेगा कि समाज सही रास्ते पर नहीं चल रहा है, थोड़ा सुधार आना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त करने का भी कार्य करेगा। तो इसलिए जो साहित्य है जो सही दर्शा दे तो वो भी एक बहुत अच्छी बात होगी। और जब समाज की बात कही तो एक बात आपसे और जानना चाहेंगे, अगर हम आज के चारों तरफ के हमारे परिवेश की तरफ नजर डालें तो हम ये देखते हैं कि सोशल मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का बहुत असर हमारे समाज पर है। और अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी तो एक तरीके से अगर ये कहें कि सोशल मीडिया की गिरफ्त में ही है तो गलत नहीं होगा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आज की पीढ़ी को, जो आज की युवा पीढ़ी है, आगे आने वाली जनरेशन है, उस पीढ़ी को कहीं अलग मार्गदर्शन की आवश्यकता है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तकनीकी क्रांति जो आ रही है जी, ये इसे हम नहीं रोक, इसे कोई नहीं रोक सकता और ये होनी है, ये तो होनी ही है। हाँ, क्योंकि जिस तरह से मानव सभ्यता या मानव मस्तिष्क या मानव के सोचने की जो क्षमता का विकास हो रहा है तो ये तो आएंगी। जो आज हम कुछ समय पहले हम ई गवर्नेंस या ई सर्विसेज की बात करते थे, फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात हुई, अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की बात है, तो ये सब होंगी। और जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि 2047 तक ऐसा होगा कि 40 से 45% नए तरीके के जो रोजगार हैं वो होंगे, जिनकी कि आज हम कल्पना नहीं जानते हैं। तो ये होना ही है। परंतु बात ये, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया की गिरफ्त में, तो हमारा जो डिसिप्लिन जो है, पंक्चुअलिटी है, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में भी अगेन जो टाइम डिवोशन है जी, या हम किसके सामने क्या करें, जैसे सोशल मीडिया का प्रयोग माता पिता को भी करना है या करना ज़रूरी है, बच्चों को भी करना ज़रूरी है, तो हम घर में कितना उसका प्रयोग करें, किसके सामने क्या करें,
तो उस पर एक नियंत्रण की ज़रूरत है। अनुशासन, हाँ, अनुशासन, एक नियंत्रण की डिसिप्लिन आवश्यकता की कहीं ना बहुत कहीं। ज़रूरत जी है, क्योंकि हम 24 घंटे या अधिकतर समय हम उसी में डूबे नहीं रह सकते। और तो कहना है मतलब एक डिसिप्लिन, टाइम अलोकेशन, हम बात कर रहे हैं तो हम कितनी देर किससे बात कर रहे हैं, या क्या हम अनावश्यक रूप से फ़ोन पे बेवजह ही बात कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी काम तो सभी जानते हैं कि 2-3 मिनट या 5 मिनट में ज़रूरी बात ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद यदि कोई बात हो रही तो फिर वो कुछ और वजह से हो रही है। जी तो बिल्कुल कुल मिलाकर जो अनुशासन है, तकनीकी का प्रयोग कम नहीं होगा, तकनीकी का प्रयोग बढ़ेगा। साथ में इस तकनीकी के साथ हमें जो हमारे मानवीय संबंध हैं, आपस के संबंध हैं, आपस के संबंध को एक लंबे समय तक 40, 50, 60, 100 साल जितनी उस संबंध के अनुसार जो ज़रूरत है उसके अनुसार हमें उसको आगे भी ले जाना है एक स्वस्थ माहौल में, तो उसको भी ध्यान में रखना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन्हीं सभी साधनों का एक अनुशासन के साथ यानी कि सही कहीं ना जगह कहीं उसका उपयोग करें। तकनीक और मानवीय संबंधों में एक समुचित समन्वय रखते हुए हमें अपने जीवन को निर्धारित करना होगा। बिल्कुल। जैसा कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि डॉक्टर देवेंद्र धोराव साहब राजस्थान से संबंध अवश्य रखते हैं, लेकिन केरल कैडर में वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में वे अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं माननीय राज्यपाल केरल के। सर, आप राजस्थान से संबंध रखते हैं और केरल में आपका पदस्थापन है। ये दोनों ही जो राज्य हैं उनकी आपस में कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों बिल्कुल ही अलग हैं। केरल प्रदेश की राजस्थान से आप तुलना कैसे करेंगे? प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से, पानी की पर्याप्तता की दृष्टि से, और शिक्षा के स्तर, जगह शिक्षा की जो स्तर है काफ़ी ऊंचा माना जाता है, क्या तुलना करेंगे राजस्थान और केरल की? प्राकृतिक सुंदरता में आई थिंक दोनों राज्य बहुत सुंदर हैं जी। वहाँ की सुंदरता जो है, हरियाली और पानी के जो कई भंडार हैं वो हैं, या समुद्र के किनारे हैं, तट हैं बहुत तो सुंदर। हमारे यहाँ के राज्य में भी कई प्रकार की नदियाँ हैं, मरुस्थल है, यहाँ पर कई प्रकार की विविधताएं हैं, पहाड़ हैं जी। तो यहाँ भी अपनी एक विविधता है, वहाँ पर भी एक विविधता है, दोनों की अपनी सुंदरता है। और सामाजिक परिवेश में काफ़ी फ़र्क है। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो शुरू से ही समाज में हर क्षेत्र में आगे रही हैं, चाहे प्रथम महिला न्यायाधीश हो, या प्रथम महिला सिविल चीफ इंजीनियर हो, या प्रथम महिला IAS IFS हो, फॉरेन सर्विस, या महिलाओं में और भी कई क्षेत्रों में वहाँ की महिलाएं आगे रही हैं जी। और महिलाओं में जो शिक्षा, साक्षरता, शिक्षा या टेक्निकल एजुकेशन में उनकी जो भागीदारी है वो भी हमेशा आगे रहा है। लेकिन अब राजस्थान राज्य भी काफ़ी तेज़ गति से उस और अग्रसर है, और साक्षरता और शिक्षा में केरल शुरू से थोड़ा आगे रहा है, तो अब राजस्थान भी थोड़ा आगे आ रहा है। और हमारे यहाँ पे भी जो कुछ बड़े जो शहर हैं, राजधानी और कुछ शहर हैं, ये आसपास के जो राज्यों के जो ज़िले हैं या एरिया, उनके लिए एक अच्छा एजुकेशन हब बन रहे हैं ये जगह। तो ये यहाँ की एक स्ट्रेंथ है जी। तो जिस प्रकार से पूरा भारत जो विकास के रास्ते पे बढ़ रहा है, तो उसमें दोनों राज्य अपने अपने रूप में सही योगदान कर रहे हैं। जी। माँ के बारे में आपकी जो भावना है वो तो हमने आपके काव्य संग्रह से हमने जान ही ली, लेकिन आपके हमारे इस कार्यक्रम को बहुत से युवा दर्शक भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी से वो प्रेरणा लेना चाहेंगे। कार्यक्रम में आपको धन्यवाद देने से पहले चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मेरा यही होगा कि हमारे जो एक जो हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के लिए जो हमारा एक गोल है, उद्देश्य है जी, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो अंत में जो आनंद आएगा वो आपके जो आपसी मानवीय संबंध है, परिवार में, मित्रों से, आपकी जो जड़ें हैं वहाँ से, तो वो भी यदि हरी भरी रहें, तरोताज़ा रहें, तो आपका जो वो सुख है, आनंद है, वो वास्तव में एक सही सुख होगा। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम चाहे कितना ही दूर चले जाएं, लेकिन हम जहाँ से हमारा जो गांव है, हमारी जो मातृभूमि है, या हमारे जो परिवार है, उससे भी हम एक
सही तरह से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बातें करने को तो बहुत है, लेकिन समय अब अनुमति नहीं देता कि आपसे और हम इस चर्चा को जारी रख सकें, और समय है कि आपको धन्यवाद दें। डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोधावत, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और एक लेखक, साहित्यकार, एक पेंटर के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में पधारने का। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन सारी बातों से युवा पीढ़ी प्रेरणा लेगी। आज के इस कार्यक्रम में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।